यह बहुत पुरानी बात है कि एक बार कश्मीर में एक राजा राज करता था। उसको शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वह जंगल में कुछ दूर शिकार करने गया तो उसको एक ऐसा जानवर मिल गया जिसको वह मारना चाहता था। सो वह उसके पीछे भाग लिया और इतनी तेज भागा जैसे कि वह पहले कभी नहीं भागा था और शायद फिर कभी भागेगा भी नहीं। उसने उस जानवर को बार बार मारने की कोशिश की पर हर बार उसका निशाना चूक गया। वह उसको मारने के लिए उतावला हो रहा था जिसकी वजह से वह उसके पीछे और तेज भागा। वह उसके पीछे इतनी दूर तक भागा कि उसके नौकर उससे बहुत पीछे छूट गए। वे इतने पीछे छूट गए कि ना तो वे उसको दिखाई ही दे रहे थे और ना ही उनको वहां सुन सकता था। आखिरकार भागते भागते वहां थक गया और आगे ना भाग सका, सो वहां रुक गया। उसने देखा कि वहां तो एक बहुत सुंदर बगीचे में निकल आया था। उस बगीचे के साथ साथ ही एक सड़क जाती थी जिस पर एक लड़की अकेली चली जा रही थी। राजा उसको देखकर बोला, यकीनन शादी के बाद तुम्हारी जैसी पत्नी को मैं यहाँ जंगल में अकेली छोड़ सकूंगा। लड़की कुछ गुस्से से बोली, क्या सचमुच मैं किसी तुम जैसे से शादी करूंगी? उससे एक बेटा पैदा करूंगी जो तुम्हारी ही बेटी से शादी करेगा। उसके इस तुरंत और होशियार जवाब से राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बगीचा छोड़कर अपने घर चला गया। अपने घर आकर उसने उस सुंदर लड़की के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सका। सो उसने अपना एक आदमी उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। उस आदमी ने आकर बताया कि वह लड़की कोई राजकुमारी थी और अक्सर ही उस बगीचे में जाया करती थी जहां राजा ने उसको देखा था, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले थे, क्रिस्टल के फव्वारे लगे थे और सुंदर छायादार पेड़ थे। जब कश्मीर के राजा ने यहां सुना तो वहां बोला कि वह उसी से शादी करेगा। उसने अपने कुछ आदमियों को जो शादी कराने में बहुत होशियार थे तुरंत ही इस शादी को पक्का करने के लिए भेज दिया। वे आदमी तुरंत ही चल दिए और जैसे ही वे राजकुमारी के देश पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। वहां पहुंचकर उन्होंने उसको झुककर प्रणाम किया और कहा कि हम अपने राजा की तरफ से एक खास वजह से आपके पास आए हैं। वह वजह हम आपको सबके सामने नहीं बता सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे अकेले में बात करें जहां केवल आप और आपके महामंत्री जी हों। राजा राजी हो गया और उसने तुरंत ही सबसे वहां से जाने के लिए कहा। जब राजा और उसका महामंत्री वहां रह गए तो उन आदमियों ने एक बार फिर उसको सिर झुकाकर कहा, ओ महान राजा, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपके देश में हमेशा शांति रहे, आपका राज्य धनवान रहे और आपके सारे दुश्मन आपसे दूर रहें। हमको हमारे कश्मीर के भले और कुलीन राजा ने अपने लिए आपकी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा गया है, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। वहां उसकी सुंदरता और उसके गुणों को जानते हैं। उनको दिन रात चैन नहीं है जब तक कि आप उनकी इच्छा पूरी ना कर दे। हमारे राजा की अच्छाइयां, ताकत और धन संपत्ति तो आपसे छिपी नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस शादी की इजाजत देकर हमको यहाँ से जाने की इजाजत दे। राजा थोड़ी देर रुककर बोला, तुम लोगों ने जो कुछ कहा वह मैंने सुना। मैं कल तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी और वजीर से सलाह की।
दोनों ने उस रिश्ते के लिए हामी भर दी तो उसने उन आदमियों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे अपने राजा से कह दे कि हमें उनका रिश्ता मंजूर है। ठीक समय पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। जब कश्मीर के राजा ने अपने आदमियों से यहाँ समाचार सुना तो वहां तो खुशी से पागल सा हो गया और उसने उन आदमियों को बहुत सारी भेंटें दी। कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पिता ने राजा को बुला भेजा। अच्छा दिन करीब ही था सो राजा को तुरंत ही बुला लिया गया। राजा ने अपने साथ अपने कुछ अक्लमंद मंत्री और दरबारी लिए, कुछ सेना ली, बहुत सारे चमकीले रंग के कपड़े पहने लोग लिए, कीमती घोड़े लिए जिन पर बहुत सारी भेंटें लदी थी और राजकुमारी के देश चल दिया। बिना किसी खास घटना के वहां राजकुमारी के देश पहुंच गया, जहां राजकुमारी के पिता ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। 1-2 दिन बाद ही राजा की शादी हो गई। कहने की बात नहीं कि राजा की शादी बहुत ही शानदार तरीके से हुई। राजा का महल ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने चांदी और जवाहरात का ढेर पड़ा हो। भिखारियों को बहुत सारा चावल दान में दिया गया जो वहां देश के कई हिस्सों से आए थे। दुल्हा और दुल्हन दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे। सब काम बड़े शानदार तरीके से हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे। शादी के बाद राजा अपनी रानी के साथ अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपनी नई रानी को अपनी दूसरी रानियों के साथ अपने जनान खाने में रख दिया। पर यहाँ बड़ी अजीब सी बात हुई कि ये कुछ दिन उसने बिना अपनी रानी को देखे और बिना बात किए हुए ही निकाल दिए। रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पिता ने राजकुमारी को अपने घर बुला भेजा। राजकुमारी अपने पिता के घर चली गई, वहां वहीं रही। उसने अपने पति के इस अजीब से व्यवहार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा सिवाय अपनी माँ के। हालांकि उसने अपनी माँ को सब कुछ बतला दिया था, यहाँ तक कि वहां बगीचे वाली घटना भी। साथ में उसने यहाँ भी कहा कि उसे लगता है कि राजा ने गुस्से में आकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। माँ बोली, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। जब राजकुमारी को अपने पिता के घर में रहते रहते 3 साल हो गए और कश्मीर के राजा ने अपनी पत्नी के बारे में कोई पूछताछ नहीं की, तो राजकुमारी अपने पिता के पास गई और उससे उसने यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट की कि वहां घूमने जाना चाहती है। उसके साथ में जाने के लिए एक वजीर और कुछ सिपाही दे दिए जाएं ताकि वहां अपनी हैसियत के अनुसार यात्रा कर सके। राजा ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो और क्या करना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मैं दूसरे देश घूमना चाहती हूँ, खास करके आपके अधीन जो राज्य हैं वे राज्य, और यहाँ काम मैं आसानी से और खुशी खुशी कर सकूं, इसके लिए आपकी सहायता चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, पर तुम एक स्त्री हो, जवान हो और सुंदर हो, ऐसे तुम यहाँ यात्रा कैसे कर सकती हो? जब लोग तुमको बिना तुम्हारे माता पिता के देखेंगे तो वे सब आश्चर्य करेंगे। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इस यात्रा की इजाजत नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यह मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। राजकुमारी बोली, तब फिर मैं बिल्कुल अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो कुछ ठान लिया है वह तो मैं कर कर ही रहूंगी। राजा कुछ दुखी होकर बोला, उफ, अगर ऐसा है तो मुझे हाँ करनी ही पड़ेगी, पर तुम यहाँ जान लो कि यहाँ सब तुम्हें तुम्हारे
अपमान और मौत की तरफ ले जाएगा, जिसको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। फिर भी मैं कहूंगा कि तुम पास के देशों में ही जाना, बहुत दूर मत जाना। और राजकुमारी ने इस बात का वायदा किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजा ने अपना एक बहुत भरोसे का वजीर बुलाया और उसको राजकुमारी का प्लान बताकर कहा कि वहां उस पर और उसके घूमने पर ठीक से नजर रखे। कुछ दिन बाद राजकुमारी वहां से चल दी। उसके साथ राजा का वहां भरोसे वाला वजीर था। बहुत सारे सिपाही थे और नौकर चाकर थे। सबसे पहले वहां एक बहुत छोटे से देश में गई, जिसका राजा उसके पिता के अधीन था। सुनते ही कि बड़े राजा की बेटी आई है, वह उससे मिलने गया और उसको बड़ी इज्जत के साथ उसको अपने राज्य में लेकर आया। उसके स्वागत में उसने एक बहुत बड़ी दावत का भी इंतजाम किया। राजकुमारी वहां कुछ दिन ठहरी और फिर अपनी यात्रा पर चल दी। इस तरह से उसने अपने राज्य के बराबर लगे हुए करीब करीब सारे देश घूम लिए और उन राजाओं और उनके राज्यों के बारे में जान लिया। आखिर वहां अपने पति के देश कश्मीर आ पहुंची। उसने उस देश को भी देखना चाहा, उसका दरबार, उसका बाजार, उसका व्यापार और भी कुछ जो उसके जानने लायक था। सो उसने उस राजा को एक संदेश भेजा कि वहां उस राजा की बेटी है, जिसको पहले कभी वहां टैक्स दिया करता था, अभी वहां शहर की दीवार के बाहर इंतजार कर रही है और उस शहर को देखना चाहती है। कश्मीर के राजा को जब यहाँ संदेश मिला तो उसने अपने वजीर और कुछ दूसरे लोगों को बुलाया और जहाँ राजकुमारी के डेरा पड़ा हुआ था उस तरफ तुरंत ही रवाना हो गया। आदर सहित वहां उसको अपने महल में ले आया और अपने खास मेहमान के लिए उससे जो कुछ सबसे अच्छी मेहमान नवाजी हो सकती थी कि उसको एक खास महल में ठहराया गया, जिसकी दीवारों पर दुनिया के बेहतरीन कपड़े सजे हुए थे, जिसके फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे। उसको सबसे स्वादिष्ट खाना पेश किया गया। शाही नौकरों को हुक्म था कि वे वहां हमेशा वहीं उसके पास ही रहे, कभी उसको अकेला ना छोड़े। इतना अच्छा इंतजाम देखकर तो राजकुमारी दंग रह गई और बहुत खुश हुई। शाम को उसने राजा को इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और राजा से वायदा किया कि वह अपने पिता को इस बारे में सब कुछ बताएगी। अगले दिन बातों के बीच उसने कश्मीर के राजा से कहा, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, आप कमरे में आइए। राजा ने सोचा कि शायद यह मेरे राज्य के संबंध में बड़े राजा का कुछ संदेश लाई होगी जो इसे मुझे देना होगा। सो वहां कमरे में चला गया, पर इधर क्या था कि राजकुमारी को उससे प्यार हो गया था। सो यही कहने के लिए उसने उसको अकेले में बुलाया था, ताकि वहां उसको वहां जब तक राजकुमारी का जी चाहे रहने की इजाजत दे दे और बराबर उससे मिलता रहे। उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर राजा ने उसको इस बात की इजाजत दे दी। अब वहां अक्सर उसके पास आने लगा। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने अपने देश जाने की इच्छा प्रकट की। उसकी दलील यहाँ थी कि उसको और भी कई काम थे जिनको उसे करना था, इसलिए वह अब जाना चाहती थी। फिर भी उसने वायदा किया कि वह जल्दी से जल्दी कश्मीर लौटेगी। अपने प्यार की याद के लिए उसने राजा को अपनी एक अंगूठी दे दी और उससे उसकी एक अंगूठी और रुमाल मांगा। राजा ने उसको अपनी अंगूठी और रुमाल दे दिया और उसे चूम लिया। राजकुमारी ने कश्मीर छोड़ा और तुरंत ही अपने देश लौट आई।
उसको सही सलामत वापस आया देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। राजा तो उसकी यात्रा का हाल सुनने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उसकी इन देशों की यात्रा से बहुत खुश था। रानी यानी उसकी माँ तो इसी बात से बहुत खुश थी कि उसकी बेटी को बच्चे की आशा हो गई थी। उसने उन सबको मिलाने के प्लान भी बनाने शुरू कर दिए थे। समय पर राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सबरंग रखा गया। जब राजा ने इस लड़के के जन्म के बारे में सुना तो वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसकी बेटी कहीं कुछ गलत काम करके आई है। वह चिल्लाया, यह सब उसकी बेहुदा इच्छाओं का नतीजा है। मुझे इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए था कि मैं उसको इस तरह जाने की इजाजत देता। इसका तो चरित्र ही खराब हो चुका है। अब इसका पति इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और मेरी भी बदनामी होगी। उफ, इस सब को देखने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता। राजा की तेज आवाज सुनकर रानी वहां आई और बोली, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि इस बच्चे का पिता कौन है। जो इसका पिता होना चाहिए वही इसका पिता है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की बदनामी हो। जब यह देश घूमने गई थी तब यह अपने पति के देश भी गई थी। उस समय यह अपने आप को एक दूसरी लड़की बताकर उसके महल में रही। वहीं इसने उसका प्रेम जीत लिया। इससे जब यह वहां से चली तो राजा बहुत दुखी हो गया और अब इसने उसके बच्चे को जन्म दिया है। इसकी यात्रा का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने तुमसे घूमने की इजाजत चाही थी। यह सुनकर राजा का दुख और गुस्सा दोनों एकदम से ही गायब हो गए। उसके परिवार में एक बेटा पैदा हुआ। इसकी खुशी से ही सारा परिवार खुशी से भर गया और उसने अपनी बेटी की चतुराई और प्रेम की बहुत बड़ाई की। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। दिनों दिन वह सुंदर और होशियार होता जाता था और नई नई बातें सीखता जाता था। उसको सारी कलाओं और विज्ञान की शिक्षा दी गई। वह बहुत बहादुर था और तलवार बहुत अच्छी चलाता था। राजा अपने देवते से बहुत खुश था। उसने घोषणा की कि वह अब उसके वजीरों का सरदार बन सकता था और फिर कुछ सालों बाद अगर उसके पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको वहां अपनी राजगद्दी दे देगा। मगर उसकी माँ यानी राजकुमारी उसको एक चोर बनाने की जिद पर अड़ी थी। वह सोचती थी कि इस तरह की ट्रेनिंग से उसके अंदर वे सब होशियारियां आ जाएंगी जिनकी उसको अपना उद्देश्य पूरा करने की जरूरत थी। सो देश का एक सबसे बड़ा चोर बुलाया गया और उसको हुक्म दिया गया कि वहां अपने हुनर की सारी भेद उसको सिखा दे। अगर राजा और राजकुमारी आदि उसकी कला से संतुष्ट हुए तो उसको भारी इनाम दिया जाएगा। चोर ने कहा कि वह उसको अपनी कला के सारे भेद सिखाने की पूरी कोशिश करेगा और उसे आशा है कि कुछ ही महीनों में वह उसको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बना देगा। राजकुमारी बोली, मैं खुद देखूंगी कि जो तुम कह रहे हो वह सच है कि नहीं। अगर सबरंग फलाना फलाना पेड़ पर चढ़ सका और वहां से बाज के बिना जाने उसके अंडे चुरा सका तब मैं मानूंगी कि तुमने उसको ठीक से चोरी करना सिखाया है। चोर सबरंग को ले गया और उसको चोरी के सारे हुनर सिखा दिए। फिर वहां उसको शाही महल में लेकर आया और बोला, जाओ और अपनी माँ की इच्छा पूरी करो।
सबरंग तुरंत गया और पल भर में ही उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर एक बाज अपने अंडे से रही थी। उसने इस होशियारी से बाज के नीचे हाथ डालकर उसके अंडे चुरा लिए कि उसको पता ही नहीं चला। वहां तो बहुत देर तक शांत और बिना हिले डुले ही बैठी रही। शबरंग पेड़ से उतरा और उसके अंडे लाकर अपनी माँ को दे दिए। राजकुमारी ने फिर एक मजदूर जो अपने घर की तरफ जा रहा था की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहुत अच्छे, पर शबरंग अब तुम जाओ और उस आदमी का पजामा ले आओ। शबरंग तुरंत ही वहां से चल दिया और एक मैदान के चारों तरफ चक्कर काटकर उसी रास्ते पर जिस पर वहां आदमी जा रहा था उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया और एक पेड़ के ऊपर की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। जब वह मजदूर पास आया तो हालांकि उसका इस बात से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उत्सुकता से उसने पूछा, अरे तुम ऐसे ऊपर क्या देख रहे हो? शबरंग बोला, मैं भी कैसा बदनसीब आदमी हूँ, मेरी मूंगे की माला इस पेड़ के ऊपर है। मैं उससे खेल रहा था कि खेल खेल में ही वहां ऊपर जाकर लटक गई। क्या तुम मेरी वहां माला वहां से उतार दोगे? मैं तुम्हें 2 रुपये इनाम दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर वहां आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शबरंग की बताई गई डाली की तरफ ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया। शबरंग ने सोचा था कि वह मजदूर पेड़ पर चढ़ने से पहले अपना पजामा उतार देगा, पर उसने तो अपना पजामा नहीं उतारा। उसने कहा कि उसको पजामा उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो अब शबरंग की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ के पास खाली हाथ तो लौट नहीं सकता था। उसके हाजिर दिमाग ने काम किया। उसको एक सरकंडा मिल गया तो उसने उसका एक सिरा चींटियों की घर की तरफ कर दिया, जिससे काफी सारी चींटियां उसमें भर गई। फिर उस सरकंडे को लेकर वहां उस मजदूर के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ता रहा जब तक वहां उससे 1-2 गज की दूरी पर पहुंचा। मजदूर ने उसको अपने पीछे आते हुए देखा नहीं, क्योंकि पेड़ घना था और चिड़ियों का और हवा का शोर मच रहा था। मौका देखकर शबरंग ने उस सरकंडे का एक सिरा मजदूर के पजामे में घुसाया और दूसरा सिरा अपने मुंह से लगाकर उसमें से हवा छोड़ दी। इससे उसमें भरी सारी चींटियां उसके पजामे में घुस गई। 1 मिनट में ही बेचारे मजदूर की टांग में खुजली मचने लगी। उसने नीचे झुककर देखा तो उसकी टांग पर तो चींटियां ही चींटियां थी। उसको लगा कि जब वह पेड़ पर चढ़ रहा होगा तो किसी चींटी के घर से टकरा गया होगा। खैर अब तो वे वहां थी, सो उसने अपने पजामे का नारा खोल दिया और उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर शबरंग बहुत खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी नीचे उतरा, उसका पजामा उठाया और उसको अपनी माँ के पास ले गया। राजकुमारी पजामा देखकर बहुत खुश हुई और मास्टर चोर की तारीफ करते हुए बोली, तुमको तुम्हारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया है, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। उसने मास्टर चोर को बहुत कीमती भेंट दी और उसको विदा किया। कुछ दिन बाद ही एक दिन जब शबरंग कुछ और नौजवानों के साथ बगीचे में खेल रहा था, एक नौजवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है? शबरंग को यह पता नहीं था, सो यह सुनकर शबरंग बहुत गुस्सा हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत ही खेल छोड़कर अपनी माँ के पास आया और हाँफते हुए उससे पूछा, माँ बताओ मेरे पिता कौन हैं? राजकुमारी बोली, बेटा तुम कश्मीर के राजा के बेटे हो जिनसे मेरी शादी हुई थी।
पर उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ छोड़ दिया। शबरंग बोला, पर माँ, यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मेरे नाना ने तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला अपनी तलवार से क्यों नहीं लिया? राजकुमारी बोली, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, और अगर दूसरे साधन हाथ में हो तो किसी को घायल करने या मारने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे हो गए हो। तुम अब अपने पिता के देश जाओ और वहां जाकर अपने पिता के प्रिय बन जाओ, ताकि वहां तुम्हें किसी ऊंचे ओहदे पर नियत कर दे और अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो जाए। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तब तुम मुझे बुला लेना। मैं आकर राजा को सब बातें बताऊंगी, जिससे उनको यहाँ विश्वास हो जाएगा कि वह गलती पर थे। फिर शायद वह अपनी निकाली हुई पत्नी को अपने घर वापस बुला ले और अपने बहादुर और होशियार बच्चे को राजगद्दी दे दे। शबरंग बोला, ठीक है, मैं इस काम के लिए अपनी पूरी भरसक कोशिश करूंगा। और यह कहकर वह तुरंत ही कश्मीर के लिए रवाना हो गया। राजा के महल में जाकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने राजा के दरबान से दोस्ती की। उसकी यहाँ दोस्ती इतनी बढ़ी कि वह दरबान शबरंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन दरबान ने शबरंग से पूछा कि क्या वह राजा के महल में नौकरी करना चाहेगा, क्योंकि वह चाहता है कि वह राजा के महल में राजा की सेवा करे। शबरंग ने सबको धन्यवाद दिया और कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह भी राजा के महल में राजा का काम करना पसंद करेगा। इस तरह दरबान ने शबरंग को राजा से मिलवाया और किसी भी काम के लिए जो भी राजा पसंद करे, उसकी होशियारियों की, उसकी तंदुरुस्ती की, उसकी अक्लमंदी की राजा से बहुत तारीफ की और उसको कोई नौकरी देने के लिए प्रार्थना की। और राजा शबरंग की शक्ल सूरत, ढंग चाल और बोल चाल से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही उसको अपना शाही नौकर रख लिया। उस ओहदे पर शबरंग ने सबका मन मोह लिया और बहुत जल्दी ही सबका बहुत प्यारा हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि वह अपनी चोरी की शिक्षा को यहाँ इस्तेमाल करके देखे। सो कभी कभी रोज और कभी कभी तीसरे चौथे दिन रात को वहाँ चोरी करने निकलता। वहाँ शहर में इधर उधर चोरी करने निकलता और जहाँ कहीं भी उसको चोरी करने का मौका मिलता वहाँ चोरी करता और चोरी की गई चीज को एक मैदान में एक गड्ढे में छिपा देता। यहाँ उसको रोजमर्रा के काम में कुछ दखल नहीं देता। हर सुबह वहाँ अपने काम पर नियमित रूप से पहुँच जाता। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का पैसा और कीमती चीजें चोरी होने लगी और चोर का कोई पता नहीं चला। तो सब लोगों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह अपनी पूरी कोशिशों के साथ चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाए और फिर उसको सजा दे। राजा को यहाँ सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके राज्य में इस तरह चोरियां हो रही थी। उसने अपने कोतवाल को बुलाया और उसको उसकी लापरवाही के लिए बहुत डांटा और तुरंत ही चोर का पता लगाने के लिए कहा। कोतवाल ने इस बात पर बहुत अफसोस प्रकट किया और राजा से वायदा किया कि वह जल्दी ही चोर का पता लगाने की कोशिश करेगा। उस रात उसने चोर को पकड़ने की खास कोशिश की। हर सड़क पर पुलिस के लोग तैनात कर दिए गए और उनको सख्त हिदायत दी गई कि वह सब जगह अपनी नजर रखे। कोतवाल खुद भी सारी रात इधर उधर घूमता रहा। शबरंग को इस इंतजाम का बिल्कुल पता नहीं था। वह उस रात 3-4 जगह गया और
जितना उसने सोचा था उतना सामान चोरी किया और लाकर मैदान में उसी गड्ढे में छिपा दिया। अगले दिन ये 3-4 लोग राजा के पास गए और शिकायत की कि पिछली रात उनके घर से फलाना फलाना चीजें चोरी हो गई हैं। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने जब राजा को इतने गुस्से में देखा तो वहां तो डर के मारे कांप गया। वहां राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उसने न्याय और माफी मांगी। वहां बोला, राजा साहब खुश हो, इस नौकर की बात भी सुन ले। पुलिस के सारे लोग कल रात सारे शहर में गश्त लगाते रहे और 1 मिनट को भी नहीं सोए। हर चौराहा और हर सड़क पर पूरा पहरा था। फिर यह सब कैसे हुआ? यह सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, ऐसा लगता है कि या तो जनता को तुमसे शिकायत है और या फिर तुम लोगों में से ही कोई चोर है, या फिर कुछ नौकरों ने मिलकर कुछ घरों में चोरी करने की साजिश की है। मामला कुछ भी हो, पर तुम इस सब की छानबीन करो, चोर या चोरों का पता करो और उनको मेरे सामने लाओ। मैं तुमको इसके लिए 1 हफ्ते का समय देता हूं। इन 7 दिनों में कोतवाल और उसके सब सिपाही इस काम में लगे रहें कि वहां चोर के बारे में कोई सुराग पा सके। कोतवाल बेचारे ने खुद भी अपना वेश बदलकर चारों तरफ गश्त लगाई। अपने बहुत सारे लोगों को भी वेश बदलकर चोर ढूंढने पर लगाया। चोर ढूंढने वाले को इनाम देने का भी वायदा किया। अगर उसने अपनी चोरी स्वीकार कर ली तो चोर को शाही माफी भी दिलवाने का भी वायदा किया। उसने चारों तरफ मुनादी भी पिटवाई, पर सब बेकार। चोर का कुछ पता ना चला, चोर पकड़ा ना जा सका। हालांकि वहां इस सारे समय चोरी करता रहा। इतने सारे उपाय काम में लाने की वजह से शबरंग की चोरी करने की इच्छा और बढ़ती गई और वहां और भी बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगा। शहर में खलबली मच गई। राजा से लेकर सबसे नीचे आदमी तक को यह डर रहा कि पता नहीं कब उसके यहाँ चोरी हो जाए। दिन रात सब लोग अपनी देखभाल रखते, पर फिर भी हर एक को यह डर था कि उसके यहाँ कभी भी चोरी हो सकती है। 7वें दिन की शाम को कोतवाल ने राजा से कहा, अब क्या किया जाए? जो कुछ हम लोग कर चुके हैं, इससे ज्यादा तो कोई और कुछ कर भी नहीं सकता। और राजा बोला, यहां तो तुम ठीक कहते हो, पर तुम अब की बार हमारी सेना ले लो और उसको जैसे तुम चाहो इस्तेमाल करो, पर चोर को पकड़ो। सो 7वीं रात को सिपाही और पुलिस सभी पास पास खड़े होकर चोर को ढूंढने में लग गए। कोतवाल भी सारी रात पहरा देता घूमता रहा। इस इंतजाम के बीच में उसने एक आदमी को नदी के किनारे वाले बगीचे में जल्दी जल्दी जाते देखा, तो वहां चिल्लाया, चोर चोर, और उसके पीछे दौड़ा। उसे पकड़ने पर उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो गरीब माली की पत्नी हूं और यहां पानी भरने आई हूं। कोतवाल बोला, तुम यहां इस समय पानी भरने आई हो? तुमने शाम तक पानी क्यों नहीं भरा? उस आदमी ने कहा, मुझे घर में बहुत काम थे। कोतवाल ने पूछा, क्या तुमने चोर के बारे में कुछ सुना है या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? वहां आदमी बोला, हाँ हाँ, मैं जानती हूं, पर बताने से डरती हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे मारे। वह अभी अभी यही था और वह मेरी बहुत सारी सब्जियां ले गया है। अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करो तो तुम उसे पकड़ सकते हो, क्योंकि वहां यहां फिर से आने वाला है। वहां इस तरह से आया था और उस तरफ चला गया है। कोतवाल यहां सुनकर बहुत खुश हुआ।
यह तो बड़ी अच्छी खबर है, पर मैं उसको पकड़ कैसे सकता हूँ? यहाँ तो कोई झाड़ी भी नहीं है जिसमें मैं जाकर छिप जाऊं, और अगर उसने मुझे देख लिया तो वह भाग जाएगा। माली की पत्नी बोली, लो तुम मेरा यहाँ पुराना पिरहन ओढ़ लो और ऐसा दिखाओ जैसे तुम यहाँ पानी भरने आए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वह यहाँ जरूर आएगा और मेरी बाकी बची हुई सब्जियां भी ले जाएगा। जब वहां आएगा तब तुम उसको पकड़ सकते हो। कोतवाल को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर भी उसने उसका वहां पुराना पिरहन ले लिया और पहन लिया। फिर उससे पूछा कि वह उसको पानी भरना सिखाए कि पानी कैसे भरते हैं। माली की पत्नी ने उसे डंडे के भारी वाले सिरे की तरफ बांध दिया जिससे पानी खींचा जाता था, और फिर उससे दूसरे सिरे पर बंधी रस्सी को खींचने के लिए कहा। उसने ऐसा ही किया जिससे वह करीब करीब 20 फीट जमीन से ऊपर उठ गया। इसके बाद माली की पत्नी ने उसके डंडे के दूसरे सिरे को जमीन में गड़े एक छोटे से डंडे से बांध दिया। उसके कपड़े उठाए और उसे वहीं उसी हालात में छोड़कर चली गई। कोतवाल चिल्लाया, ओहो ओहो। तो माली की पत्नी बोली, शा शा शा, चुप रहो। अगर चोर सुन लेगा तो फिर वह इस तरफ नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यह डंडा अपने आप ही नीचे नहीं गिरेगा। जब चोर आएगा तब मैं तुमको नीचे ले आऊंगी, तब तुम चोर को पकड़ लेना। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि यह माली की पत्नी कौन थी। यह माली की पत्नी नहीं बल्कि शबरंग खुद था। कोतवाल को बांधने के आधे घंटे बाद वह अपने बिस्तर में सो रहा था। आधे घंटे के बाद भी जब चोर के वहां दोबारा आने की कोई आशा नहीं दिखाई दी तो कोतवाल ने चिल्लाकर अपने आप को उतारने के लिए कहा, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद माली की पत्नी की आंख लग गई होगी, तो वह फिर चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो। लगता है कि चोर अब यहां दोबारा नहीं आएगा। मुझे नीचे उतारो, यहां तो हवा बहुत ठंडी है। मैं यहां क्या कर रहा हूं, क्योंकि लगता है कि चोर कहीं और चोरी कर रहा है। इसका भी कोई जवाब नहीं आया तो वह फिर दुखी होकर चिल्लाया, उफ, यह कौन सी चाल है। लगता है यह माली की पत्नी नहीं थी बल्कि चोर खुद था, और वही मुझे यहां बांध कर चला गया है। अगले दिन कुछ लोगों ने राजा से जाकर फिर शिकायत की कि पिछली रात उनका कुछ सामान चोरी हो गया। राजा ने यहां जानने के लिए कि उसने कल रात क्या किया अपने कोतवाल को बुला भेजा, पर कोतवाल तो घर पर ही नहीं था, बल्कि यो कहो तो वहां तो कल शाम से ही अपने घर पर नहीं था। सो राजा का नौकर उसको शहर भर में ढूंढता फिरा। आखिरकार वह उसी बगीचे में आ पहुंचा जिसमें वह बदनसीब कोतवाल रात चोर पकड़ने के लिए घुसा था। वहां एक स्त्री का पिरहन पहने कुएं से पानी निकालने वाले एक डंडे पर बैठा हुआ था और बेचारा ठंड से जमा जा रहा था। ऐसा ना हो कि राजा को उसकी बात पर विश्वास न हो। उसने राजा से खुद वहां आने और उसको वहां उस हालात में बैठा देखने की प्रार्थना की। सो राजा खुद वहां आया और उसको इस हालत में बैठा देखकर हंसी से दोहरा हो गया। उसको वहां से उतारा तो जब उसके पैर जमीन पर लगे उसने राजा को समझाया कि यह सब कैसे हुआ था। फिर उसने उससे कहा कि वह इस बात के लिए उसकी जान भी ले सकता था, क्योंकि अब उसको जीने की परवाह नहीं थी। राजा ने अपने वजीर से पूछा कि अब क्या किया जाए। अगर इस चोर को ना रोका गया तो
हमारे राज्य पर तो भारी मुसीबत आ जाएगी। इसको कैसे पकड़ा जाए ताकि लोगों का सामान और ज्यादा चोरी ना हो सके, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो लोग देश छोड़ छोड़कर भागने लगेंगे। वजीर बोला, नहीं नहीं राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता और ना होगा। अगर राजा साहब मुझे इजाजत दे तो मैं इस रात उस चोर को पकड़ने की कोशिश करूं जिसने हम सबकी शांति लूट रखी है। और राजा ने उसको इजाजत दे दी। जैसे ही शाम हुई, वजीर अपने घोड़े पर चढ़कर शहर की गश्त के लिए निकल पड़ा। सबरंग चोर भी अपना काम करने निकल पड़ा। उसने एक गरीब मुसलमान का वेश रखा, पुराना फटा सा पिरहन पहना, सिर पर चिकनी सी लाल कसाब पहनी, उसके ऊपर मैली सी पुस्त डाली और चल दिया। जाकर वहां एक मिट्टी की झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गया। उसने झोपड़ी के पीछे की दीवार में लगे दिए को जलाया और उसकी मध्यम रोशनी में मक्का पीसने बैठ गया। घूमते घूमते वजीर उधर से निकला तो उसको पीसने की आवाज आई। तो यहां देखने के लिए इतनी रात गई, यहां कौन पीस रहा है। वहां अपना घोड़ा उस झोपड़ी की तरफ ले आया और पूछा, यहां कौन है। जवाब मिला, एक बुढ़िया, मैं यहां मक्का पीस रही हूं। और फिर जैसे कि वह पहली बार देख रही हो कि वह घुड़सवार वजीर था। बुढ़िया बड़ी दया भरी आवाज में बोली, काश तुम चोर को पकड़ सकते। अभी अभी एक आदमी यहां आया था, उसने मुझे बहुत मारा और मेरा सारा मक्का का आटा ले गया जो मैंने अपने खाने के लिए पीसा था। चोर क्या? कहाँ है वहां, मुझे बताओ। कहाँ है वहां? किधर गया है वहां? पहाड़ी के नीचे की तरफ इशारा करते हुए वहां बोला, उस तरफ। वजीर ने अपना घोड़ा उसी तरफ दौड़ा दिया, पर वहां तो चोर का कोई नामो निशान नहीं था। सो वहां वापस आया और उस मुसलमान स्त्री से फिर से उस चोर के बारे में पूछा। शबरंग बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया, अब और क्या। लेकिन इसका फायदा भी क्या है। जिस तरह के तुमने कपड़े पहने हैं और जैसे शानदार घोड़े पर तुम बैठे हो, इस तरह से तुम चोर को कभी नहीं पकड़ सकते। क्या तुम एक बुढ़िया की सलाह मानोगे? तुम मेरे कपड़े पहन लो और मेरी जगह बैठ जाओ। तुम यहां ठहरो और मैं चोर की खोज में जाती हूं। जब तुम यहां हो तो तुम मेरी मक्का पीस सकते हो। वह यहां दोबारा भी आ सकता है, तब तुम उसको पकड़ लेना। वजीर को यहां तरकीब अच्छी लगी, सो उसने उसे मान लिया। उधर शबरंग ने वजीर के कीमती कपड़े पहने, उसके शानदार घोड़े पर चढ़ा और शहर के बाजार से होकर चल दिया। एक दो घंटे बाद वहां महल के आंगन में राजा के दूसरे नौकरों के साथ बात करता पाया गया। अगले दिन फिर से लोग रोते चिल्लाते राजा के पास आए और अपने घर में चोरी की शिकायत की। कुछ ने कहा कि उनका पैसा चोरी हो गया, कुछ ने कहा कि उनके जवाहरात चोरी हो गए और कुछ ने कहा कि उनका अनाज चोरी हो गया। उफ उफ, मैं क्या करूं। यह तो बड़े अफसोस की बात है। वजीर को बुलाओ। राजा झल्ला कर बोला। तुरंत ही एक नौकर वजीर को बुलाने उसके घर भेजा गया। उसके घर जाकर उसको पता चला कि वजीर का घोड़ा तो बिना वजीर के घर आ गया था और इसकी वजह से वजीर का सारा परिवार पागल सा हो रहा था। उनको लग रहा था कि वजीर ने चोर को पकड़ तो लिया था, पर चोर ने उसे मार दिया। जब राजा ने यहां सुना तो वहां तो बहुत ही दुखी हुआ। उसने तुरंत ही अपना घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। अपने कुछ नौकरों को बुलाया, जिनमें शबरंग भी शामिल था,
और वजीर को ढूंढने के लिए चल पड़ा। वह बोला, यह नहीं हो सकता कि इतना अक्लमंद और वफादार आदमी इस तरह से मर जाए। एक आध घंटे में वे सब उसी मिट्टी की झोपड़ी के पास से गुजरे जहां रात को वहां मुसलमान बुढ़िया मक्का पीस रही थी। वहां उनको बेचारा वजीर उस मुसलमान बुढ़िया के मैले और फटे कपड़े पहने बहुत ही दयनीय दशा में रोता हुआ मिल गया। वह बोला, राजा साहब, आप यहां से चले जाइए, मेरी इस शर्मनाक हालत को मत देखिए। अब इस देश में मैं अपना सिर कभी नहीं उठा सकता। राजा उसको धीरज बंधाते हुए बोला, ऐसा नहीं है, हिम्मत रखो, हमें अभी उस आदमी को ढूंढना है जिसने देश भर में खलबली मचाई हुई है और हमारे वजीर को इस तरह से बेइज्जत किया है। राजा ने फिर वजीर को उसके घर छुड़वा दिया। अगली रात थानेदार ने कहा कि वह चोर को ढूंढने का जिम्मा लेता है। हालांकि वह नीचे ओहदे का था, पर फिर भी राजा ने उसका कहा मान लिया। उस रात सबरंग ने वजीर की बेटी का वेश रखा और इस आशा में कि थानेदार रात के शुरू के समय में वहां आएगा, वजीर के बगीचे में उसका इंतजार करने लगा। उसका सोचना गलत नहीं था। सोने के समय से बस जरा सा ही पहले थानेदार वहां आया और बगीचे में किसी को घूमते हुए देखकर उससे पूछा, कौन हो तुम? जवाब मिला, मैं वजीर की बेटी हूं, तुम्हें क्या चाहिए? थानेदार बोला, मैं चोर को ढूंढने निकला हूं। कल उसने तुम्हारे पिता की बेइज्जती की थी और उससे पहले कोतवाल की बेइज्जती की थी। आज मैं अपनी किस्मत आजमाने निकला हूं। शबरंग बोला, पर अगर तुम्हें वहां मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? थानेदार बोला, मैं उसको जंजीरों से बांधकर जेल में डाल दूंगा और रोज उसको इतना पीटूंगा जितना वहां सह सकेगा। लड़की बोली, ओह थानेदार साहब, मैं वहां जेल देखना चाहती हूँ। मेरी अक्सर यहाँ इच्छा रही है कि मैं उसे देखूं, पर मेरे पिता ने मुझे उसे कभी देखने ही नहीं दिया। आज मुझे उसे देखने का मौका मिला है। वहां दूर तो नहीं है, मुझे उसे दिखा दो ना। थानेदार बोला, उसे देखने के लिए तुम्हें किसी और समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस समय तो मुझे चोर को पकड़ना है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पिता को यहाँ पता चला कि तुम इतनी रात गए यहाँ बगीचे में टहल रही हो तो तुम्हारे पिता भी नाराज होंगे। इसलिए घर जाओ और जाकर सो जाओ। लड़की बोली, पिताजी को कभी मालूम नहीं चल पाएगा कि मैं यहाँ हूँ और जेल देखने गई थी। वहाँ बीमार है, कल उनको बीमारी की हालात में ही घर लाया गया था। जल्दी करो, मैं आ रही हूँ। इस तरह पकड़े जाने पर थानेदार उसको जेल लेकर चला। जेल में केवल एक ही चौकीदार था, क्योंकि बाकी सारे लोग चोर को ढूंढने पर लगाए गए थे। लड़की के कहने पर थानेदार ने उसे जेल का सब कुछ दिखा दिया, यह दिखाने के लिए कि किसी चोर को जब जेल में डाला जाता है तो कैसे डाला जाता है। उसने अपने आप को जंजीरों में भी जकड़ा और जेल के कमरे में गया। जैसे ही वहां जेल के कमरे में गया, शबरंग ने उसको एक धक्का दिया जिससे थानेदार उसमें लुढ़क गया। फिर उसने लड़की के कपड़े उतार कर थानेदार की पगड़ी पहनी, उसकी पेटी अपनी कमर में बांधी और सीधा थानेदार के घर जा पहुंचा। थानेदार की पत्नी से वह जल्दी जल्दी बोला, मुझे कुछ पैसे और जवाहरात दो, मुझे यहाँ शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बसना होगा। मैं चोर का पता नहीं लगा पाया, सो राजा अब मुझे नौकरी से निकाल देगा। जल्दी करो, जल्दी से मुझे ये दे दो
ताकि मैं जल्दी से यहाँ से जा सकूं। जहाँ कहीं भी मैं रहूंगा वहां से मैं तुम्हें बाद में खबर करूंगा कि तुम्हें मेरे पास कब और कैसे आना है। थानेदार की पत्नी यहाँ सुनते ही घबरा गई। उसने तुरंत ही सैकड़ों रुपये और कुछ जवाहरात उसको लाकर दे दिए। शबरंग ने उसको चूमा और वहां से भाग लिया। अगली सुबह राजा ने थानेदार को बुलवाया, पर वह तो घर पर था ही नहीं। तो उसको सारे शहर में ढूंढा गया। राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसको वहां उसी की जेल में बंद जंजीरों से जकड़ा मिला। और यह भी कि चोर थानेदार के घर गया था और वहां से सैकड़ों रुपये और जवाहरात लेकर चला गया है। उसने अपने बहुत सारे अक्लमंद लोगों की एक सभा बुलाई और उससे सलाह मांगी कि इस मौजूदा हालात में क्या किया जाए। वह बोला, आप लोगों ने देखा कि चोर को पकड़ना बेकार है। हम लोग हवा को पकड़ सकते हैं पर उसे नहीं। हमारी सारी पुलिस और बहुत सारी फौज कई दिनों से इस काम में लगी हुई है, पर सब उसको पकड़ने में नाकामयाब रहे। इतना पहरा बिठाए जाने के बावजूद चोरियां होती रही। हमारे वजीर कोतवाल और थानेदार की हंसी उड़ाई गई। अब हम क्या करें? अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो आगे आए, या फिर चोर अपनी गलती खुद ही स्वीकार कर ले और यह वायदा करे कि वह आगे से ऐसे बुरे काम नहीं करेगा, तो हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देंगे और उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा के ऐसे कहने पर शबरंग आगे आया और राजा से कुछ बोलने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर वहां बोला, राजा साहब, आपने अपने राज्य के सब अक्लमंदों के सामने यह कहा है कि अगर चोर आपके सामने आकर अपनी चोरियां स्वीकार कर ले और आगे कोई चोरी ना करने का वायदा करे तो आप उसे अपना आधा राज्य और बेटी दे देंगे। राजा बोला, हाँ। शबरंग फिर बोला, तो मैं हूं वहां चोर। अपने आप को चोर साबित करने के लिए राजा साहब अपने उन सब लोगों को हुक्म दे जिन्होंने अपनी अपनी चीजें खोई हैं कि कल वे मेरे साथ फलाना फलाना जगह चले तो मैं उनको उनकी सारी चीजें लौटा दूंगा। सारी सभा को यहां सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। लोग शबरंग की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे वहां कोई देवता हो। कुछ लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है और उनके मुंह से कोई बोल ही नहीं फूटा। कुछ समय तक तो राजा भी कुछ नहीं बोल सका। बाद में वह बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। शबरंग, तुम मुझसे अकेले में मिलो। और राजा शबरंग के साथ उठकर चला गया और सभा भी खत्म हो गई। अकेले में जाकर राजा ने शबरंग से कहा कि वह अपना वायदा निभाएगा। वह उसको आधा राज्य भी देगा और अपनी बेटी भी। इसका इंतजाम बहुत जल्दी ही किया जाएगा। अगले दिन जिन जिन के घर में चोरियां हुई थी वह सब इकट्ठा हुए और शबरंग के बताई हुई जगह से राजा और वजीर के सामने अपनी चीजें, पैसे, जवाहरात, कपड़े आदि सब वापस ले लिए। यह जगह शहर की चार दीवारी के पास वाले मैदान में थी। सब लोग खुशी खुशी अपने घर चले गए। महल लौटने के बाद शबरंग ने राजा से अपनी मां को वहां बुलाने की इजाजत मांगी ताकि इस शादी के बारे में वह अपनी मां से सलाह कर सके। राजा राजी हो गया और उसकी मां को बुला लिया गया। राजकुमारी तुरंत ही आ गई और राजा से मिलने की इजाजत मांगी। राजा ने उसका बड़ी शान से स्वागत किया और इस बात की खुशी प्रकट की कि वह अपनी बेटी को इतने अक्लमंद और सुंदर लड़के को दे रहा है। राजकुमारी ने कहा,
यह सब राजा साहब की कृपा है, पर यह शादी नहीं हो सकती। यह ठीक नहीं कि भाई बहन की शादी हो। राजा बोला, मैं समझा नहीं। राजकुमारी बोली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, पर यह अंगूठी और रुमाल आपको मेरी याद जरूर दिलाएगा। आप इन्हें ले लीजिए, ये आप ही के हैं, और मुझे वहां अंगूठी वापस कर दीजिए जो मैंने आपको दी थी। अब तो आपकी मेरी याद आ गई होगी। तब उसने राजा को सारी बातें बताई कि किस प्रकार वहां उसकी कानूनन पत्नी थी, और क्योंकि उसने उसको छोड़ दिया था इसलिए वहां उससे वेश बदल कर मिली थी। फिर कैसे सबरंग पैदा हुआ, कैसे उसने उसको बड़ा किया, फिर कैसे उसने उसको कश्मीर भेजा। अब क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, जो उसने राजा से अपने पिता के बगीचे में पहली बार मिलने पर कहा था कि वहां उस जैसे राजा से एक बेटा पैदा करेगी और फिर वहां उसकी बेटी से शादी कराएगी। तब कश्मीर के राजा ने राजकुमारी से सुलह कर ली और उसको अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। राजकुमार को युवराज घोषित कर दिया गया और तीनों आराम से बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे।